नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के अंतर्गत कला तृतीय वर्ष की कक्षा के बारे में। और आज हम आरंभ करते हैं पाठ्यक्रम के साथ में, क्योंकि जैसा हमने पहले ही बात की थी कि किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए नक्शे की आवश्यकता होती है, तो हमारा नक्शा है ये हमारा पाठ्यक्रम। बात करें हम हिंदी साहित्य की, तो हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम में 2 पेपर आएंगे, आपके 2 प्रश्न पत्र आएंगे। प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य। आधुनिक काव्य में बात करते हैं हम, तो हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 कालखंडों में से सबसे अंतिम कालखंड 1850 से आरंभ होता है आधुनिक काल। और आधुनिक काल ही एक ऐसा काल है जो विविधताओं पूर्ण है। आधुनिक काल में अपने आप में कई युग हैं और उन युगों से चलते हुए हम सभी युगों की चर्चा करेंगे इस आधुनिक कालखंड में। सबसे पहले हम बात करें अगर प्रश्न पत्र की, तो प्रश्न पत्र की बात करते हैं हम पाएंगे कि आपका जो संपूर्ण प्रश्न पत्र है वो 100 अंकों का है। और आपके आधुनिक काव्य खंड में एक पुस्तक लगी हुई है जिसका नाम है आधुनिक काव्य। इस पुस्तक के आधार पर आपके प्रश्न पत्र में 3 व्याख्याएं पूछी जाएगी। तीनों व्याख्याएं 10-10 अंकों की होगी। इन व्याख्याओं में आपको विकल्प भी मिलेगा, अथवा का ऑप्शन आएगा। तो 3 व्याख्याएं 30 अंकों की। आप इससे पल्लवन करते हुए, इसका अनुवाद करते हुए, से सभी जो है खड़ी बोली के बाद की रचनाएं हैं, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके बाद में बात करेंगे हम आलोचनात्मक प्रश्न की। आलोचनात्मक प्रश्न एक तरह से निबंधात्मक प्रश्न होंगे, जिसमें आपको काव्य प्रकृति, उस युग की प्रवृत्तिगत विशेषताएं पूछी जा सकती है। किसी कविता विशेष का काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य आदि पूछे जा सकते हैं। किसी कवि की काव्यगत विशेषताओं के बारे में पूछा जा सकता है। साथ ही पूछा जा सकता है प्रगतिवाद की विशेषताएं बताते हुए किसी कवि विशेष को लिया जा सकता है। तो ये बहुत सारे प्रश्न होंगे जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपके 3 प्रश्न होंगे और 500 शब्दों में उत्तर देते हुए प्रत्येक प्रश्न का अंक बार होगा 16 अंक, यानी ये 48 अंकों का होता है। तीसरा जो प्रश्न आने वाला है वो है आपके आधुनिक काव्य का इतिहास। आधुनिक काव्य के इतिहास की आज हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे और एक प्रश्न आएगा जो होगा हमारे सामने 12 अंकों का। उसके बाद में हम बात करेंगे काव्य शास्त्र के अंतर्गत रस निष्पत्ति की। जैसा कि हम जानते हैं कि रस सूत्र के व्याख्याता हैं भरत मुनि। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस सूत्र दिया था। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने मन ही मन दोहराए कि क्या है वो रस सूत्र। रस निष्पत्ति और रस निष्पत्ति के जो 4 अलग अलग आचार्यों द्वारा जो अपने मत रखे गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। रस के जो अवयव है उनके बारे में बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब आपको रस सूत्र आ गया होगा। विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगादर्श, निष्पत्ति। तो रस की निष्पत्ति किस प्रकार से होती है, तो अलग अलग विद्वानों ने इसके प्रति अपने मत दिए हैं। उनकी चर्चा के एक प्रश्न आएगा जो होगा 10 अंकों का। तो इस प्रकार से ये सभी प्रश्न हो जाते हैं। 100 अंकों का ये प्रश्न पत्र हमारे सामने तैयार हो जाता है। और अब हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के आधुनिक काव्य के इतिहास की। तो आधुनिक काव्य का आरंभ होता है सन 1850 से। कुछ विद्वान इसको, जैसा हम मान सकते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र इसको 1857 की बात भी कहते हैं कि गदर के बाद में एक परिवर्तन आता है, भारतीय जनमानस में परिवर्तन आता है, एक नवीन चेतना देखने को मिलती है। तो 1857 माना जा सकता है। लेकिन एक मोटा अनुमान अगर हम लेना चाहें तो 1850 बिल्कुल ठीक रहेगा। 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी जन्म हुआ था। वैसे किसी कवि के जन्म को किसी युग का आरंभ मानना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक मोटा अनुमान। रीतिकाल की समाप्ति होती है 1850 तक। रीतिकाल यानी ब्रजभाषा का जो काल था वो समाप्त होते होते खड़ी बोली का यहाँ पर विकास होने लगता है। खड़ी बोली की कुछ रचनाएं यहाँ पर आने लगती है और यहाँ से हम 1850 मानना ठीक रहेगा। तो आधुनिक काव्य का इतिहास कुछ कालखंडों में, कुछ युगों में और आगे हम बांटते हैं। तो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को हम मान सकते हैं 1850 से 1900 तक। भारतेंदु का जो समय रहा था, 1850 में जन्म हुआ था और 1885 में उनकी मृत्यु होती है। मात्र 35 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने हिंदी साहित्य को वो ऊंचाई दी जिसके कारण हम उन्हें एक तरह से आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता मान सकते हैं। 1850 में उन्होंने धीरे धीरे बहुत ही कम आयु में पत्रिका का संपादन कर दिया, एक भारतेंदु मंडल की स्थापना की जिससे कई लेखक निकले, कई कवि निकले और उन्होंने हिंदी साहित्य की नींव रखी। उसके बाद हम बात करते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये युग सरस्वती का युग भी कहा जा सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जब सरस्वती के संपादक रहे तब उन्होंने भाषा में सुधार किया और भाषा में सुधार करते हुए उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को एक नई ऊंचाई दी। कई ऐसे कवि भी थे जो इनकी संगत में आए और ब्रज भाषा से हिंदी में आते हुए अपना
नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा है। मैथिली शरण गुप्त जो इनके प्रिय शिष्य माने जाते हैं। द्विवेदी युग का समय रहता है सन 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक। उसके उपरांत हम बात करेंगे छायावाद की। छायावाद अपने आप में विचार खंड का एक काल है। छायावाद की परिभाषाओं में बहुत सारी बातें सिमटी हुई आती है। ऐसा काव्य शुरुआत में छायावाद का प्रयोग मजाक के रूप में हुआ था कि भावों की छाया कहीं और जाके गिरती है, मतलब आसानी से समझ में नहीं आने वाला काव्य है। उसके ऊपर एक व्यंग्यात्मक रूप से छायावाद का आरंभ हुआ था, लेकिन बाद में छायावाद को ही उन्होंने ग्रहण कर लिया। तो छायावाद का जो समय माना जाता है 1918 से लेकर 1936 का। वैसे कई विद्वान इसको 1938 भी बताते हैं। तो बात हम कह सकते हैं कि कोई भी युग आरंभ होता है तो 1 या 2 वर्षों तक उसका 5 वर्ष या इस प्रकार से उसका जो समय होता है, उसका जो प्रभाव होता है वो बना रहता है। तो हम 1918 से 1936 को हम एक प्रमाणिक रूप से मान सकते हैं। भारतीय हिंदू युग जहाँ से शुरुआत होती है उसको हम मान सकते हैं पुनर्जागरण युग मान सकते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य का एक तरह से पुनर्जागरण हुआ था। स्वर्ण काल की फिर से एक नई शुरुआत हुई थी। द्विवेदी युग को हम जागरण सुधार काल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जागरण तो वही, साथ में सुधार की प्रक्रिया भी निरंतर चलती रही थी। लेकिन इसको हम द्विवेदी युग को इतिवृत्तात्मक युग भी कहते हैं। इतिवृत्तात्मक शैली की रचनाएं लिखी जाने लगी, बिल्कुल सपाट बयानी। उसके बाद में आता है छायावाद, जो वास्तव में हिंदी साहित्य में एक शिल्प सौंदर्य को लेकर आता है। उससे पहले हिंदी साहित्य में एकदम सपाट बयानी थी। हिंदी साहित्य में आते हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऐसे कवि, सुमित्रा नंदन पर, ऐसे कवि आते हैं जो प्रकृति को अपना आलम्बन बनाते हुए बहुत ही सरस और बहुत ही सुंदर रचनाएं लिखते हैं। यहाँ पर आज़ादी के आंदोलन चल रहा था और उसके अंदर कवि अपने मन की राग गा रहे थे। तो उसी समय पे एक और धारा साथ साथ चलती है, सांस्कृतिक काव्य धारा, जिसको हम कह सकते हैं राजनीतिक धारा भी कह सकते हैं, जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान आती है, माखनलाल चतुर्वेदी आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में हम इसको मान सकते हैं। अगला जो कालखंड हम मानते हैं वो है प्रगतिवाद। पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना के बाद 1936 में पहली बार लखनऊ में अधिवेशन होता है भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का, और उसके पहले अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। तो प्रगतिवाद की यहाँ पर आरंभ होता है और भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है। यहाँ से आरंभ होता है प्रगतिवाद की, और प्रगतिवाद में शोषक, शोषित और इस प्रकार की विचारधाराओं का विषय प्रस्तुत किया जाता है। एक आपको बात विशेष बताना चाहूँगा कि कभी भी कोई काल आरंभ होकर मरता कभी नहीं है। आज भी द्विवेदी युग की शैली की रचनाएं लिखी जाती रही होगी, आज भी छायावाद शैली की रचनाएं लिखी जाती है, प्रकृति को आलम्बन बनाते हुए सूक्ष्म स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह आदि इस प्रकार की रचनाएं आज भी प्रगतिवादी है। या यूं बात कहें कि आज तो प्रगतिवादी रचनाएं बहुत ज़्यादा लिखी जाती है। तो प्रगतिवाद ऐसा नहीं कि 1936 से लेकर 1943 से जहाँ से प्रयोगवाद आरंभ हुआ वहाँ पर समाप्त हो जाता है। प्रगतिवाद तो जारी है और आज की रचनाओं में और अधिक अच्छे ढंग से मुखर होकर अभिव्यक्त होता है। फिर हम बात करते हैं प्रयोगवाद की। प्रयोगवाद, तो प्रयोगवाद में सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जो तार सप्तक 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, और तार सप्तक के साथ में ऐसे प्रयोगधर्मी कवियों को सामने लेकर आते हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में एक नई धारा आरंभ कर दी। तो प्रयोगधर्मी कवि कहे जा सकते हैं। न केवल काव्य के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर, प्रयोगों के स्तर पर एकदम नए नए उपमान घड़ते हैं ये। तो ये प्रयोगवादी कवि, तो प्रयोगवाद का आरंभ भी 1943 से होता है, लेकिन हम इसको 1951 तक, जहाँ से नई कविता आरंभ होती है वहाँ तक समाप्त नहीं मान सकते हैं। प्रयोगवाद आज भी आरंभ है। उसके बाद में बहुत सारे आंदोलन होते हैं जिनमें नई कविता, जगदीश गुप्त की रचना नई कविता पत्रिका के बाद में नई कविता का आरंभ होता है। कई आंदोलन और भी चलते हैं, नवगीत आंदोलन, समकालीन काव्य या समकालीन साहित्य आदि। तो एक मोटा सा आपको मैंने आज चर्चा की है कि आधुनिक काव्य में हम इन कालखंडों को देख सकते हैं। तो आप अच्छे ढंग से इनके नोट्स बना लें। धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे। हर कालखंड में कई कवि हुए हैं, उनकी बात करेंगे, उनकी प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की पाठ्यक्रम चर्चा में इतना ही। थोड़ा आज हम और भी बात करना चाहते हैं कि आधुनिक काव्य में, जो हमारे पाठ्यक्रम में आधुनिक काव्य में जो पुस्तक हमारे पास में पतली सी पुस्तक है, उसके अंदर कौन कौन से कवि रखे गए। तो मेरे पास में पाठ्यक्रम में हम बात करेंगे सबसे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की हम बात करें तो कौन से युग में आते हैं, तो हम बात करेंगे द्विवेदी युग में इनको रखा जाना चाहिए। इनका जो महाकाव्य प्रिय प्रवास 1914 में प्रकाशित हुआ था, जो आपके द्विवेदी युग में आता है, और इनकी शैली भी कुछ
हम मान सकते हैं कि द्विवेदी युग की शैली की समान है। पहले ब्रज में लिखा करते थे अयोध्या से उपाध्याय हरिओद, और इनकी जो रचना हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है वो है इंद्र का गर्भहरण। अब तक पौराणिक पात्र बना रखा था कृष्ण को, और कृष्ण अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं। पहली बार इस काव्य के अंदर वैज्ञानिक ढंग से एक तर्कपूर्ण एक सोच रखी गई कि कृष्ण अपनी उंगली पर न उठाकर सभी ब्रजवासियों को प्रेरित करते हैं कि वो गोवर्धन पर्वत पर जाते हैं और इस प्रकार से उनके प्राण बचते हैं। अगली जो रचना है हमारे पास में, हमने जो अगली कवि है इसी आधुनिक काव्य में हम पढ़ने वाले हैं, मैथिली शरण गुप्त। सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं, यशोधरा नारी मनोविज्ञान को हम इसमें देख सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त की सखी वो मुझसे कह के जाते हो। साथ में साकेत भी नारी मनोविज्ञान का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण है कि किस प्रकार से उर्मिला का जो नवम खंड में उर्मिला का जो वियोग वर्णन है वो आपके नवम सर्ग में मिलेगा, और वो हम पढ़ेंगे साकेत में मैथिली शरण गुप्त के अंतर्गत। और ये मैथिली शरण गुप्त भी आपके द्विवेदी युग में आएंगे, दोनों कवि द्विवेदी युग के। फिर हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद का अपना आप में एक युग है, और वो युग है छायावाद, और इसमें हम पढ़ते हैं श्रद्धा सर्ग कामायनी, जो अभी आप में पूरे छायावाद का महाकाव्य कहा जाता है कामायनी, और उसका भी अगर हम सार तत्व मानते हैं तो वो है हमारा श्रद्धा सर्ग। फिर नेक्स्ट हमारे जो कवि अगले कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को आप किस युग में रखना चाहेंगे? वो आरंभ करते हैं द्विवेदी युग से, छायावाद को भी अपने प्रभाव से पूरी तरह से महिमा मंडित कर देते हैं। छायावाद की प्रगति, सूक्ष्म चित्रण, भावना को चित्रण, व्यक्तिगत अनुभूति की वेदना, सब कुछ यहाँ पर व्यक्त करते हैं वो छायावाद का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और भली भांति प्रकार से प्रगतिवाद में भी शामिल होते हैं। जागो फिर एक बार, बादल राग, भिक्षुक, वह तोड़ती पत्थर, अनेक ऐसी रचनाएं जिसमें वो प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कवि के रूप में साबित होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में रचनाएं हैं जागो एक बार के दो भाग हैं, इसमें पहला भाग जागो एक बार है, और बादल राग जो हम बात सकते हैं प्रगतिवाद की। अगले कवि हमारे पास में सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत की छायावादी शैली की रचना है यहाँ पर नौका विहार, जो हम मान सकते हैं छायावादी शैली की है, और साथ में परिवर्तन, जो परिवर्तन को अपने आप में मानवीकरण किया गया है, जो हम मान सकते हैं वो प्रगतिवाद के अंतर्गत मान सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर यहाँ पर राष्ट्रवादी कविता के रूप में आ सकते हैं, और इसको हम लेना चाहें तो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के अंतर्गत ले सकते हैं। जो मैंने आपको बताई थी एक सांस्कृतिक साहित्यिक काव्यधारा, उसके अंदर इसको लेना चाहिए। गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र है, छठा सर्ग, जिसमें युद्ध के बारे में चर्चा की कि युद्ध की आवश्यकता या फिर युद्ध नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर बात की गई है। गजानन माधव मुक्तिबोध अपने आप में पर्याय है प्रगतिवाद का। तो प्रगतिवाद की बात करते हैं, और प्रगतिवाद के साथ में वो मुखर कवि जो तार सप्तक, जो पहला तार सप्तक 1943 में आया था, उसके पहले कवि क्रम की से बात करें तो सबसे पहले कवि थे गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रयोगवादी कवि हैं, और उनकी रचना है हमारे पास में लकड़ी का बना रावण, जो चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह से ली गई है। लकड़ी का रावण में अपने आप में एक हम बात सकते हैं कि मैंने प्रगतिवाद का इसलिए जिक्र किया क्योंकि लकड़ी के रावण में बात की जाती है एक ऐसे शोषक वर्ग की, और उसको शोषित किस प्रकार से एक धुएं के रूप में, अंधेरे के रूप में उठते हैं और पूरे उस पर्वत को ढक लेते हैं, शोषक को ढक लेते हैं। मतलब विद्रोह की बात करते हैं, जनमानस के उभरने की बात करते हैं, जागृति की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं लकड़ी का बना रावण की। अगली जो रचना उनकी भूल गलती प्रयोगों से भरपूर रचना है, और वो भी इसी प्रकार से प्रगतिवाद की बात करते हैं। सॉरी, अगले कवि हमारे पास में धर्मवीर भारती प्रयोगवादी कवि हैं, तार सप्तक में आए हुए हैं, और कनुप्रिया के कुछ गीत इसमें रखे गए। प्रारंभिक 3 गीत प्रणय के गीत है, श्रृंगार के गीत है, सौंदर्य के गीत है, ये तीनों गीत। सच्चिदानंद हीरामन वात्स्यायन अज्ञेय यहाँ पर की जो कविता है, अज्ञेय हर शैली में लिखते हैं, हर उनका जो विधा है उसके अंदर उनका हाथ है। डायरी लेखन की बात करें, निबंध की बात करें, उपन्यास की बात करें, कहानी, कविता, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छूटती जिसको अज्ञेय नहीं लिखते। तो हम बात कर सकते हैं, तो अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य को प्रवर्तक माने जा सकते हैं, जन्मदाता माने जा सकते हैं, यहाँ पर आधुनिक युग में आते हमारे युग में आते होते अज्ञेय हर प्रकार से उसको फैला देते हैं। हरिदास पर क्षण भर इत्तिलम काव्य संग्रह से, और बावरा अहेरी जो सूर्य के लिए आता है कि सूर्य अपनी किरणों से सब कुछ समेट लेता है अपने आगोश में। और अंत में 2 कवि और हैं, महादेवी वर्मा में दीपशिखा से गीत हैं, शुद्ध रूप से छायावादी गीत लिखते हैं, और कुछ उसके अंदर आपको
जाग तुझको दूर जाना, इस प्रकार से प्रेरणा गीत भी इसमें हमें देखने को मिलते हैं। और अंतिम है नरेश मेहता। नरेश मेहता की 2 रचनाएं यहाँ पर दी गई है, सूर्योदय एक संभावना और वैष्णव यात्रा। तो इस प्रकार से 11 कवि हैं और 11 कवि इस पूरे के पूरे आधुनिक काव्य को पूरी तरह से व्याख्यायित कर देते हैं। पूरी तरह से जितने भी आपके जो युग देखते हैं, आपके ये 11 कवि इन युगों के अलग अलग जो प्रवृत्तियाँ हैं उसको अपने रंग से अच्छी तरह से व्याख्यायित करते हैं। तो ये पर्याप्त होगा। उम्मीद है कि आपको इसमें रुचि रही होगी। आप इनको नोट्स बनाकर लिख लीजिएगा और समय समय पर हम कुछ कवियों की कुछ रचनाओं को भी यहाँ पर पढ़ेंगे। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं, आपको उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को आप अपने जो मित्र हैं BA तृतीय वर्ष के, उन तक शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी इससे लाभ मिल सके और इसी ढंग से हमारी कक्षाएं जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम पाठ्यक्रम की। मूल पाठ्यक्रम में जैसे हमने चर्चा की है कि आधुनिक काव्य में एक प्रश्न आपका व्याख्याओं से संबंधित आएगा, जिनमें 3 व्याख्याएं आनी हैं। 30 अंकों की व्याख्या होगी, 10 अंक प्रति व्याख्या, 3 आलोचनात्मक प्रश्न आधुनिक काव्य से और उसी ढंग से आधुनिक काव्य का प्रवृत्तिगत इतिहास एवं कवियों के संक्षिप्त परिचय से संबंधित सभी कवियों का परिचय यहाँ पर हम देख सकते हैं रचनाओं के साथ। और समस्त इन रचनाओं को एक ही किताब में, एक ही पुस्तक में समग्र रूप से प्रस्तुत करते हैं डॉक्टर हेतु भारद्वाज द्वारा संपादित पुस्तक आधुनिक काव्य संचयन। पतली सी, लगभग 40 रुपये में आपको ये बाजार से मिल सकती है। पुस्तक के भीतर देखें तो आपके पाठ्यक्रम में है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इंद्र का गर्भहरण, एक बूंद और तिनका, मृत्यु शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद आदि। पुस्तक आप देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। एक बार हम देखें तो जैसा कि आपको बताया था कि 3 व्याख्याएं आने वाली हैं और इसमें अथवा के साथ में व्याख्या दी गई है। और यहाँ पर हम देखें तो आलोचनात्मक प्रश्न भी अथवा के साथ में विकल्प के साथ दिए गए हैं। 3 आलोचनात्मक प्रश्न इंद्र का गर्भहरण के साथ में अथवा में है साकेत। महाप्राण निराला के काव्य में आए प्रगतिवादी तत्व की व्याख्या कीजिए। इस ढंग से हम किसी भी कवि की काव्यगत विशेषताओं के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये देखिए 2018 का प्रश्न पत्र, उससे पहले जो 2019 का अंतिम प्रश्न था, रस का तात्पर्य बताते विभाव या अनुभाव को स्पष्ट कीजिए। और उसी ढंग से 2018 में भी व्याख्याएं 3 और 3 आलोचनात्मक प्रश्न काव्य से संबंधित, एक प्रवृत्तिगत इतिहास से संबंधित आधुनिक काव्य का प्रश्न और एक प्रश्न आएगा रस निष्पत्ति। 2017 के प्रश्न पत्र में भी इसी प्रकार से। तो इस प्रकार से नहीं होगा कि हम केवल एक यूनिट को याद कर लें। आपको समग्र पाठ्यक्रम को ढंग से अध्ययन करना होगा, तभी ही हम परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। 2017 में भी इसी प्रकार से अथवा के रूप में व्याख्याएं हम यहाँ पर देख सकते हैं। और पुनः प्रश्न साकेत और कामायनी का यहाँ पर अथवा में आया है। महाप्राण निराला और मुक्ति बोध के काव्य में उनके व्यक्तित्व की छाप है। वहीं पर महाप्राण निराला के काव्य में आए प्रगतिवादी तत्वों की समीक्षा कीजिए। अगला अथवा देखते हैं हम कनुप्रिया के काव्य सौंदर्य की समीक्षा और महादेवी के गीतों में अंतर्मुखी प्रवृत्ति की प्रधानता है। 2019 के प्रश्न पत्र को हम थोड़ा विस्तृत ढंग से देखना चाहेंगे। सप्रसंग व्याख्या कीजिए में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना, और बाद में हम देखते हैं यशोधरा का अथवा में आता है। कुरुक्षेत्र भी हम देखते हैं, युद्ध की ज्वर भीति से हो मुक्त जब की हो सत्य ही वसुधा से युक्त। और अंत में कनुप्रिया का हम व्याख्या देखते हैं, कुछ भी अवध नहीं आखिर, और उसके साथ में व्याख्या खंड। प्रश्न है इंद्र का गर्भहरण शीर्षक कविता के आधार पर श्री कृष्ण की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। और वहीं पर साकेत ने पौराणिक पात्रों के चरित्र के संबंधित प्रश्न, प्रगतिवादी तत्वों की समीक्षा
और कनुप्रिया के काव्य सौंदर्य की समीक्षा। और मूल रूप से हम देखें तो किसी भी कवि को ढंग से देखने के लिए हम हर युग की काव्यगत प्रवृत्तियों को ढंग से देखेंगे। तो उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। आपका कोई प्रश्न है तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो को अपने मित्रों के बीच में शेयर कीजिएगा ताकि इसका उन्हें लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनके नोट्स बनाएंगे और प्रश्न अवश्य पूछें। धन्यवाद।